दोस्तों ये बात तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से मेवात के इलाके में एक भयानक और खतरनाक हिंसा हो गई थी। हिंसा होते ही फौरन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी ही दुनिया में मेवात का इलाका और मेवाती मुस्लिम चर्चाओं में आ गए थे। और मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे कि जो इस हिंसा होने के बाद से ही लगातार अब तक मेवात के इलाके और मेव लोगों से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे। आप ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये मेवात का इलाका है क्या, कहाँ पर पड़ता है, क्या ये कोई गांव है, शहर है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, आखिर है क्या चीज़। साथ ही आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये मेवाती लोग कौन हैं, इनका इतिहास क्या है, ये लोग कहाँ से आए थे, क्या करते हैं और आज के दौर में ये पूरे ही भारत में इतने ज्यादा मशहूर क्यों हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मेवात से जुड़े हुए अपने सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर करता चलूं कि आज के दौर में मेवात ना तो किसी गांव का नाम है, न ही किसी कस्बे का और न ही किसी शहर का नाम है। इतिहास में भले ही मेवात एक बड़ा इलाका हुआ करता था और मुस्तकिल इलाका हुआ करता था, बल्कि एक लंबे वक्त तक ये एक अलग आज़ाद रियासत भी रहा था। वक्त के साथ साथ ताकतवर हुक्मरानों ने इस इलाके में ताकतवर सल्तनतें कायम की और फिर उनके ऊपर लंबे वक्त तक राज किया। मगर फिर जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे मेवात का नक्शा भी बदलता चला गया। देश के आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश एक अलग शेप में बनना शुरू हुआ और अलग अलग जिलों इवन अलग अलग राज्यों में बटा, तो मेवात भी बढ़ता चला गया। किसी दौर में जिस पूरे इलाके को मेवात कहा जाता था, आज के दौर में वो मेवात न सिर्फ कई जिलों में बल्कि ये कहिए कि राजस्थान और हरियाणा नाम की दो स्टेट्स में भी बढ़ चुका है। यानी मेवात रीजन का कुछ हिस्सा हरियाणा में है तो कुछ हिस्सा राजस्थान में है। मगर फिर भी उस खास इलाके को ही मेवात माना जाने लगा और मेवात कहा जाने लगा कि जहाँ पर आज के दौर में नूह नाम का जिला मौजूद है। बल्कि इस जिले का नाम भी सन 2016 तक मेवात जिला ही हुआ करता था। सन 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और फिर इसको नूह का नाम दिया गया। यहाँ पर ही आज के दौर में ज्यादातर मेवाती मुस्लिम आबाद हैं। यहाँ पर मेवाती के जिनको मेव मुस्लिम भी कहा जाता है, उनकी आबादी कितनी ज्यादा है इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नूह हरियाणा के 22 जिलों में से सिर्फ इकलौता ऐसा जिला है कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का रेशियो 80 और 20% बताया जाता है। यानी 80% मुस्लिम हैं तो 20% के करीब हिंदू मौजूद हैं। मेवाती मुसलमान ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। यही वजह है कि दूसरे मुस्लिमों से उलट आज भी मेवाती मुस्लिमों के यहाँ पर आप लोगों को हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू कल्चर का गहरा असर दिखेगा। इनके शादी ब्याह या फिर इस तरह की जो दूसरी चीजें होती हैं उनमें आज भी बहुत सारी हिंदू रस्में पाई जाती हैं। और तो और अगर आप लोग मेवात के इलाकों में जाओगे तो आप महसूस करोगे कि मेवाती मुसलमानों में कुछ लोगों के नाम भी ऐसे होते हैं कि जो देश के बाकी इलाकों में हिंदू कम्युनिटी के लोग ही रखते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं रखते हैं। मेवाती मुसलमानों के तार इतिहास में 8 से लगभग 650 या फिर 700 साल पहले पैदा होने वाले एक हुक्मरान कि जिनका नाम राजा सोनपर पाल हुआ करता था उनसे जाकर जुड़ते हैं। राजा सोनपर पाल एक राजपूत हुआ करते थे, मगर फिर बाद में यानी कि 1355 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। राजा सोनपर पाल कि जिनका नाम इस्लाम अपनाने के बाद नहर खान हो गया था, उन्होंने मेवात के इलाके पर कायम की गई एक ताकतवर और खुशहाल सल्तनत पर लंबे वक्त तक राज किया था। उनको वली मेवात के नाम से जाना जाता था, जो एक उपाधि थी जो उस दौर में दिल्ली सल्तनत के ताकतवर हुक्मरान यानी कि फिरोज शाह तुगलक की तरफ से दी गई थी। बाद में उनकी नस्ल से जो दूसरे लोग भी मेवात की गद्दी पर बैठे, उन लोगों को भी इसी उपाधि यानी कि वली मेवात के नाम से ही जाना जाता था। मेवातियों के पूर्वज यानी कि राजा नहर खान की ये सल्तनत 1527 तक कायम रही थी, मगर फिर उस दौर में एंट्री हो चुकी थी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिसने न सिर्फ मेवात की ही सल्तनत बल्कि इस इलाके की जो दूसरी और भी छोटी बड़ी सल्तनतें थी उनको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था और यहाँ पर एक स्टेबल और ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसको इतिहास में मुगल सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बाबर के साथ भी मेवातियों की जंग की बड़ी दिलचस्प कहानी है। बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के जो अपनी पहली ही जंग में इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, दूसरी जंग में उसका मुकाबला था राणा सांगा से। वही राणा सांगा के जिसके बारे में ये भी दावा किया जाता है कि यही वो इंसान था कि जिसने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। फिलहाल इस दौर में मेवात के इलाके पर राज हुआ करता था हसन खान मेवाती का, कि जो राजा नहर खान की इस सल्तनत के आखिरी और उनकी नस्ल के भी आखिरी हुक्मरान थे। उन्होंने इस जंग में राणा सांगा की तरफ से लड़ने का फैसला किया।
राणा सांगा के पास वैसे तो राजपूतों की 80,000 से लेकर 1 लाख के करीब फौज मौजूद थी। दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 40 से 50,000 की ही फौज मौजूद थी और इस हिसाब से उसके पास आधी फौज थी। मगर ज़हीरुद्दीन बाबर के पास प्लस पॉइंट ये था कि उसकी फौज न सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज थी बल्कि साथ ही साथ उसके पास वो खतरनाक तोपें भी हुआ करती थी कि जिन तोपों को राजपूतों की आधी से ज्यादा फौज तो पहली बार देख रही थी और जो लोग इसको पहले से जानते भी थे तो उनके पास इसका मुकाबला करने का तजर्बा मौजूद नहीं था। साथ ही साथ बाबर कि जिसका बचपन ही तलवारों और घोड़ों के साए में गुजरा था और उसने अपनी पूरी उम्र जंगों के मैदान में ही गुजारी थी, उसको स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति बनाने में भी महारत हासिल थी। उसने जंग से पहले ही दूसरी तरफ के बहुत सारे सेनापतियों को और फौजियों को खरीदना यानी कि अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया था। जंग शुरू होने के वक्त तक ऑलरेडी बहुत सारे सेनापति, बहुत सारे सरदार कि जिसमें ज्यादातर हिंदू राजपूत ही शामिल थे वो बाबर की साइड में पहुंच चुके थे। ऐसे माहौल में बाबर ने हसन खान मेवाती कि जिसके अंडर में एक बड़ी फौज मौजूद थी उनको भी अपनी साइड करने की कोशिश की। हसन खान मेवाती को न सिर्फ लालच दिया गया बल्कि साथ ही साथ उनको धर्म यानी कि मजहब का भी वास्ता दिया गया, मगर इसके बावजूद भी हसन खान मेवाती ने गद्दारी नहीं की और जो शपथ ली थी यानी कि राणा सांगा के साथ ही लड़ने का फैसला किया। 16 मार्च 1527 के दिन खानवा नाम की लड़ी जाने वाली इस जंग में ज़हीरुद्दीन बाबर को फतह हासिल हुई। दूसरी तरफ हसन खान मेवाती को अपने बहुत सारे फौजियों समेत जान तो गंवानी पड़ी ही, साथ ही साथ उनकी वो सल्तनत भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिलहाल मुगलों के बाद फिर अंग्रेजों का दौर आया और जब 1857 में हमारे देश की आज़ादी की पहली जंग शुरू हुई यानी कि क्रांति हुई तो उसमें भी मेवात के लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि लगभग 6000 के करीब मेवाती 1857 की इस क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और 2 टुकड़ों में बट गया तो जगह जगह पर दंगे फसाद शुरू हुए और उसी माहौल में ही मेवात में भी मेवातियों का एक बड़ा ग्रुप ऐसा था कि जो न सिर्फ खुद भी पाकिस्तान जाना चाहता था बल्कि उस दौर की हमारी भारत की गवर्नमेंट भी उस ग्रुप को पाकिस्तान भेजना चाहती थी। मगर बिल्कुल आखिरी वक्त में गांधी जी ने उस इलाके का दौरा किया और उनसे मशवरा किया, उनकी समस्याएं सुनी और उसके बाद उन लोगों को इस बात के लिए समझाया कि वो बिल्कुल भारत में ही रुकें। तब से लेकर आज तक लगातार उसी दिन की याद में मेवाती लोग हर साल 19 दिसंबर के दिन को मेवात दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज के दौर में मेवात का ये पूरा इलाका एग्रीकल्चर को लेकर जाना जाता है क्योंकि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग किसानी से ही जुड़े हुए हैं। मगर दोस्तों किस्मत का सितम देखिए कि जिस मेवात के इलाके में किसी दौर में अमीर से अमीर सल्तनतें कायम हुआ करती थीं और जिस मेवात की ज़मीन से ताकतवर हुक्मरान जन्म लिया करते थे, वक्त के साथ साथ वो इलाका गरीब से गरीब और बैकवर्ड से बैकवर्ड होता चला गया। आज हालात ऐसे हैं कि एजुकेशन और बाकी फैसिलिटीज़ को तो छोड़िए, इस इलाके के लोग साफ पानी के लिए भी तरस जाते हैं। इस इलाके के लोगों का कहना है कि जब भी किसी तरह के कोई इलेक्शन होते हैं तो वो हमेशा सबसे पहले पानी का मुद्दा उठाते हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्हें पीने, कपड़े धोने या इस तरह की बेसिक ज़रूरतों के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है। एजुकेशन का हाल ये है कि यहाँ का लिटरेसी रेट 55% से भी नीचे है, यानी यहाँ की सिर्फ 54 से 55% आबादी ही पढ़ी लिखी है, जो बाकी इंडिया के मुकाबले में काफी गिरा हुआ है। आपको सुनकर शायद झटका लगेगा कि मेवात के जिसको अब हम नूह के नाम से जानते हैं, ये जिला न सिर्फ आसपास के ही इलाकों में बल्कि इस वक्त पूरे ही भारत में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है। हाँ दोस्तों, ऑफिशियली ये बात कई रिपोर्ट से क्लियर हो चुकी है। इन तमाम चीजों को लेकर जहां एक तरफ मेवात के लोग वक्त वक्त पर आने वाली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि इस इलाके में वो लोग ज्यादा संख्या में हैं तो उनके साथ सौतेला सलूक किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सारी सरकारें इन तमाम चीजों का जिम्मेदार खुद मेवाती लोगों को मानती हैं और उनके मुताबिक इन सारी चीजों की वजह सिर्फ और सिर्फ मेवाती लोग खुद ही हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो से पहले आप लोग मेवात के बारे में कितना जानते थे, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ मेवात के इलाके की आज की जो कंडीशन है उसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं और आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।